जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन की प्रेस को जरूर दबा दे ताकि आप तक सबसे पहले सभी लेटेस्ट अपडेट और सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो गाइस, आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे आप सभी साथियों को ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को इसी प्रकार की यहाँ पे अपडेट दी जाएगी और प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आज का शानदार वीडियो है एएनएम वालों के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार रहने वाला ये वीडियो। एएनएम वालों साथी जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। अब गाइस, सभी साथियों की मांग थी कि सर राष्ट्रीय अभ्यारण्य से भी लाइए वीडियो, देन यहाँ पे लोग कुछ लेखकों का वीडियो लाइए और साहित्यकारों का वीडियो। तो गाइस, हम यह वीडियो लेके आ गए हैं। और गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि ये वीडियो आपके सिलेबस में है। जी हाँ, बिल्कुल सिलेबस में है और ये सिलेबस में ही पूछेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। देखिए, हम लोग चर्चा किस किस बातों की करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको कि जो ये कंटेंट मैंने आपके सामने लाया हूँ, ये काफ़ी पुरानी बुक से लाया हूँ और ये शायद आपको स्पष्ट ना दिखाई दे। तो हम जो बोलेंगे आप लोगों को उस पर ध्यान देना है और नोट डाउन करते जाना है। और जहाँ पे आईएमपी कहा जाएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी, उसे भी नोट डाउन करते चले जाए। ओके गाइस, तो इतनी बातें तो आपने सुन लिए होंगे। देन स्टार्ट करेंगे गाइस वीडियो आज का, और बिल्कुल शानदार रहने वाला है। और हम लोगों ने वही फैक्ट यहाँ पे उठाने की कोशिश किया है जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। गाइस, फर्जी ज़्यादा डाटा पढ़ने का अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। आपको वही डाटा पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बने रहिए आप लोग, वीडियो के अंतिम तक चर्चा करेंगे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यारण्य के बारे में। किसके बारे में? अभ्यारण्य। तो गाइस, आप सभी साथियों को बता दूं, आपके जो मध्य प्रदेश में है टोटल कितने अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, आपके टोटल 25 अभ्यारण्य है। अब गाइस, यहाँ पे जो टोटल 25 के 25 अभ्यारण्य है उनके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल को ही याद रखना है। तो जहाँ पे आईएमपी बोलूँगा बस उन्हें ही याद रखना है। टोटल 25 के 25 तो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले हैं। ओके गाइस, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही अभ्यारण्य है जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं अभ्यारण्य को यहाँ पे नोट डाउन करना है। देन आपको एक बार 25 अभ्यारण्यों के नाम बता दूंगा और उनसे संबंधित स्थान भी बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले आपको जरूर याद रखना है। ओके, चलिए, तो टोटल 25 अभ्यारण्य देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों के सामने लिस्ट लेके आ चुका हूँ मैं, और ये रहा आपका। और हाँ, कल का जो आपका साइंस का जो क्लास था, 9th नंबर का क्लास गाइस, वो हम लोगों ने काफ़ी फास्ट पढ़ा दिया, कुछ साथियों को समझ में नहीं आया। तो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे पढ़ाए और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, कल काफ़ी जल्दी हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर दिया। जो कि हमें 1 घंटा लेना था, वहाँ पे हम लोगों ने 20 मिनट कम लिया। ओके गाइस, तो चलिए देखते गाइस, यहाँ पे आपका टोटल अभ्यारण्य। ओके, तो देखिए, ये यहाँ पे आपकी अभ्यारण्यों की लिस्ट है। पूरे पूरे 25 अभ्यारण्यों की लिस्ट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग कौन सा अभ्यारण्य आपके सामने। देखिए, बता दिया हूँ मैंने कि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक से ये डेटा उठाया है मैंने और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। तो ये आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो हम जो बोल रहे हैं उस पर आप लोग स्पष्ट तरीके से ध्यान दोगे और सुनोगे। ओके, तो पहला अभ्यारण्य आपका है बगदरा, और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपके सीधी जिले में लोकेटेड है। देन यहाँ पे आपका 279 वर्ग क्षेत्रफल में स्थित है। यहाँ पे जो मुख्य प्राणी है वो काला हिरन, तेंदुआ और नीलगाय पाए जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? तो आपको मात्र यहाँ पे याद रखना है जो आपका बगदरा अभ्यारण्य है वह सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके गाइस, इसके क्षेत्रफल से और मुख्य प्राणी से कोई मतलब नहीं है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है बोरी। ओके, जो बोरी नाम का अभ्यारण्य है आपका वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देन यहाँ पे इसका स्थान ही याद में रखना है आपको, इम्पोर्टेंट।
आपका फेन जो अभ्यारण्य है, ओके गाइस, देखिए यहाँ पे जो है आपका साथ में ही दे दिया स्थान भी। आपका जो फेन अभ्यारण्य है वो कहाँ लोकेटेड है, वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये नोट डाउन कर लोगे आप लोग कि आपका जो फेन अभ्यारण्य है वो मंडला में है। देन आपका नेक्स्ट है गांधी सागर। देखिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को क्षेत्रफल याद करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे क्षेत्रफल याद करना होगा उस वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट कह के बोल दूंगा और उसे याद करना है ये भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए, आपका जो है गांधी सागर, ओके, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लोग सिर्फ इसका स्थान याद रखोगे। देन आपका घाटी गांव, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे है गाइस, तो ये आपका है ग्वालियर में। ओके, देन यहाँ पे सोन चिड़िया, काला हिरन को मुख्य प्राणी है यहाँ के, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट अभ्यारण्य आपका है करेरा। करेरा कहाँ है, तो शिवपुरी में है। इनके जो है डिस्ट्रिक्ट जिला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ एग्जाम में पूछ लेता है कि किस जिले में स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है किस जिले में स्थित है। करेरा आपका शिवपुरी में है। देन आपका केन कहाँ है, तो केन आपका छतरपुर में है। और यहाँ पे घड़ियाल, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि केन अभ्यारण्य में किन किन प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है केन अभ्यारण्य जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ओके गाइस, और आपको पूछ लेगा, देखिए यहाँ पे और क्या पूछ लेगा आपको, आपका जो करेरा है, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में पूछ लेगा, उसमें किसका संरक्षण किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, जो आपका करेरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ओके, जो कि शिवपुरी में है, वो आपका है सोन चिड़िया का संरक्षण करता है। ओके, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ओके, सोन चिड़िया का, और घाटी गांव में भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है जो कि ग्वालियर में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो आपका जो है सिवनी अभ्यारण्य, ओके, ये सिवनी अभ्यारण्य देवास और सीहोर में है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस, तो आगे कौन सा है आपका अभ्यारण्य देखते हैं। आगे आपका है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मुरैना में लोकेटेड है। कहाँ, एक बार फिर से दोहरा दूँ, जो आपका राष्ट्रीय चंबल सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पे, मुरैना में है। और इसका क्षेत्रफल आपको याद में रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो 3902 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह अभ्यारण्य बना है। और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है, तो आपको बताना होगा घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, डाल्फिन, इन सभी का संरक्षण किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को अगर आपने छोड़ लिए तो समझना एग्जाम में आपने 1 नंबर 2 नंबर का नुकसान कर दिया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं गाइस इसके बारे में, जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, क्या राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वो कहाँ पे है, आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3902 वर्ग किलोमीटर। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको रखना है याद कि यहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और डाल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है नवरादेही। नवरादेही अभ्यारण्य आपका कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपका सागर में है। कहाँ है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। देन यहाँ पे नीलगाय, काला हिरन, चीतल और जंगली कुत्ते का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे अगला आपका है पंचमढ़ी, क्या है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य है गाइस, तो ये होशंगाबाद में है। देन पनपथा, पनपथा आपका कहाँ है, शहडोल में। देखिए जितने अभ्यारण्य 25 उनके एक बार डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद कर लोगे। देन जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उन्हें तो फोकस करके आप लोग याद कर लोगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे अभ्यारण्य देखते हैं हम लोग। तो आगे आपका अभ्यारण्य है पालपुर कुनो अभ्यारण्य। पालपुर कुनो अभ्यारण्य जहाँ पे क्या है, ये लोकेटेड है श्योपुर में। और यहाँ पे गुजरात से जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, गुजरात से जो एशियाई शेर लाए गए हैं, है ना, गुजरात के गिर वन से जो एशियाई शेर लाए गए हैं वह मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में रखा गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, पालपुर कुनो अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, श्योपुर में है। यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके गाइस, इस अभ्यारण्य से नोट डाउन जरूर कर ले आप लोग। देन आपके बात कर लेते अगले अभ्यारण्य की। अगला अभ्यारण्य आपका क्या है गाइस, पेंच। अब पेंच के बारे में क्या स्पेशल है गाइस यहाँ पे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है,
जो आपका पेंच अभ्यारण्य है वो सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों ही जिले में आता है। ओके, देन आपका रातापानी, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रातापानी जो अभ्यारण्य है बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी हो जाता है। और क्यों? तो ये पहला अभ्यारण्य है गाइस जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। रातापानी नाम याद रख लोगे आप। और देन ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो नोट डाउन जरूर कर ले आप लोग। देन यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जिन जिन का यानी अगर मुख्य प्राणी इंपॉर्टेंट है उनका मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इस प्राणी को याद कर लो, ये एग्जाम में पूछेगा। बाकी सभी प्राणियों को यहाँ याद नहीं करना है। ओके, कुछ कुछ अभ्यारण्य है जहाँ पे प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से अलग से उनकी लिस्ट समझा दूंगा आपको मैं, आप टेंशन मत लो, बस हमारे साथ बने रहिए। देन आपका है संजय अभ्यारण्य, ये आपका सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला बढ़ेंगे गाइस, अगला आपका देख लेते हैं हम। अगला आपका है सिंदारी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सिंदारी अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? ये आपका है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। आगे आपका है सोन अभ्यारण्य। तो गाइस यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लोगे आप, इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सा अभ्यारण्य गाइस? तो आपका सोन अभ्यारण्य। ओके, देखिए स्पष्ट भले ना दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए आप लोग। सोन अभ्यारण्य आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सीधी और शहडोल में है। कहाँ गाइस? सीधी और शहडोल में लोकेटेड है। देन यहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ का और कछुआ का संरक्षण किया जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी हो जाता है। देन अगला बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला अभ्यारण्य आपका क्या है गाइस? अगला अभ्यारण्य आपका है सरदारपुर। ओके, सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में है। देन यहाँ पे खरमोर पक्षी का इंपॉर्टेंट है। ओके, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जहाँ पे खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, तो आपको बताना होगा सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। देन नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका है सैलाना। और सैलाना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो गाइस चलिए जानते हैं हम लोग सैलाना के बारे में। सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपके मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन ये 12.96 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लोकेटेड है। तो ये क्षेत्रफल भी आप लोग याद कर लोगे, 12.96 वर्ग किलोमीटर में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपका दूधराज और खरमोर पक्षी का आपका किया जाता है क्या? संरक्षण। ओके गाइस, अब बढ़ते गाइस अगले अभ्यारण्य की ओर। देखिए अगला अभ्यारण्य कौन सा है आपका? तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रख लोगे आप राला मंडल जो कि इंदौर में है। और अगला आपका है ओरछा टीकमगढ़ में है। नरसिंहगढ़, यहाँ पे नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बता दूँ तो ये राजगढ़ में उपस्थित है। देन आपका रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? तो दमोह में है। और गंगाऊ अभ्यारण्य आपका लास्ट है, ये है आपका ग्वालियर में। तो गाइस इतने 25 अभ्यारण्य थे जहाँ पे मैंने आपको मोस्ट आईएमपी बोला है, उन्हें जरूर याद कर ले आप लोग। ओके गाइस, अब एक बार इसे स्पेशल तरीके से देखेंगे। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे एक गाना था गाइस कि चलो ले चले तुम्हें तारों की दुनिया में। तो गाइस आजकल आप लोग कहीं तारों की दुनिया में सैर तो नहीं कर रहे हो? अगर तारों की दुनिया में सैर कर रहे हो तो वापस आ जाओ, ये एक भ्रम है। ओके गाइस, आप लोगों को याद रखना है, तारों की दुनिया में सैर करना एक भ्रम है। जी हाँ, मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ आप समझ ही गए थे होगे। आजकल यानी वो गाना ट्रेंड में था कि चलो ले चले तुम्हें तारों की दुनिया में। तो गाइस आप लोगों को बता दूं ऐसी कोई दुनिया नहीं होती है। ओके गाइस, कोई आपको तारों की दुनिया में नहीं ले जा सकता अगर जब तक आपके कांधों पर सितारे ना हो और आप एक उज्जवल भविष्य ना बना लो। ओके गाइस, तो आप लोग अपने भविष्य पे फोकस कीजिए। अभी आप लोग तारों की दुनिया में मत जाइए, आपका एग्ज़ाम है, आप तारों की दुनिया में एग्ज़ाम के बाद चले जाना। ओके, आप लोगों को किस ओर इशारा किया मैंने आप समझ ही गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट लिस्ट ला दिया हूँ। ओके, अभी जितने मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा था उनकी एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ओके चलिए, ये रही आपकी इम्पोर्टेंट लिस्ट जिनको आप लोगों को याद रखना है। ओके, विशेष पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य। तो आपका जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुरैना में लोकेटेड है।
देन आपको इसका क्षेत्रफल बताया था मैंने, वो याद कर लोगे आप। और ये क्यों क्यों फेमस है, क्यों विशेष है, तो यहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। दूसरा अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट सोन नदी अभ्यारण्य है, ये आपका सीधी और शहडोल में है। देखिए डिस्ट्रिक्ट सहित याद करोगे आप लोग, ओके, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है आपको, जिला भी पूछ लेता है। तो सोन नदी अभ्यारण्य आपका सीधी शहडोल में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये यहाँ पे तीनों ही अभ्यारण्य है, एक है केन नदी अभ्यारण्य, ओके, जो कि छतरपुर में है। यहाँ भी घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम में इन तीनों के बारे में पूछ लेगा। किन के बारे में गाइस, चलिए बता देता हूँ मैं, ओके। फिर से इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। तो तीनों में से कोई भी एक अगर पूछ लेता है आपको कि सोन नदी अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है, तो आपको घड़ियाल या मगरमच्छ ऑप्शन में देगा, तो आपको सोन को सही कर देना है, घड़ियाल और मगरमच्छ को, ओके। तो ये तीनों अभ्यारण्य आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आगे बढ़ते तो आपका स्पेशल है सैलाना अभ्यारण्य, जो कि रतलाम में है। यहाँ पे दूधराज का संरक्षण किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सरदारपुर अभ्यारण्य, धार में स्थित है। यहाँ पे खरमोर पक्षी और दूधराज का संरक्षण किया जाता है, ओके गाइस। इतने ये अलग ही इंपॉर्टेंट आपको छाट के बता दिया। 25 अभ्यारण्य में से आपको फोकस किस पे करना है, ओके गाइस। और बाकियों के नॉर्मल तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट याद रख लोगे। अगला बात कर लेते हैं हम घाटी गांव अभ्यारण्य। तो ये घाटी गांव अभ्यारण्य आपका कहाँ है, ग्वालियर में, और यहाँ पे सोनचिड़िया का संरक्षण किया जाता है। और दूसरा आपका करेरा अभ्यारण्य, ये शिवपुरी में है, यहाँ भी सोनचिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ओके। तो देखिए आप लोगों को स्पेशल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप लोगों को कम समय में कैसे नंबर कवर करना है और जीके का फैक्ट कैसे कवर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम करवा देंगे। नवरादेही अभ्यारण्य सागर में स्थित है, ओके। और ये यहाँ पे संरक्षण नीलगाय का किया जाता है। गांधी सागर मंदसौर में है, यहाँ पे भी नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। गौ अभ्यारण्य सालरिया सुसनेर आगर मालवा में है, ये इंपॉर्टेंट है। गौ अभ्यारण्य सालरिया सुसनेर आगर मालवा में है। देन यहाँ पे पालतू गाय का संरक्षण किया जाता है। अगला आपका है रातापानी, कौन सा, रातापानी रायसेन में है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। पहला अभ्यारण्य और एकमात्र अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है आपका, ओके, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे एक और फैक्ट यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये जो आपका सैलाना अभ्यारण्य बताया था मैंने, ये आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ओके, ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो गाइस यह था आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके अभ्यारण्य से, जो आपको अभी कंप्लीट करवाया। अब गाइस आगे देखेंगे हम लोग आपके कुछ मुख्य साहित्यकार के बारे में, ओके। देखिए एक ही वीडियो में आपको दो तीन यानी जीके के टॉपिक क्लियर करवा दूंगा मैं, ओके। इसी प्रकार अगला जो वीडियो लेके आएंगे हम मुख्य पर्यटन से लेके आएंगे, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम उन्हीं साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो सबसे पहला साहित्यकार आपका बहुत ही शानदार साहित्यकार है, इनके जीवन के बारे में बहुत ही यानी कहना चाहिए तो अलग ही कहानी है इनकी। पहला साहित्यकार आपका है जो कि प्राचीन साहित्यकार है, ओके। कैसा, प्राचीन साहित्यकार, महाकवि कालिदास, ओके गाइस। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने के लिए बोलूँगा उस पर आप फोकस करोगे। कालिदास के जन्म समय और स्थान के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है, यानी इनके जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जनश्रुति के अनुसार कालिदास जो थे बचपन में मण बुद्धि कहे जाते थे, लेकिन गाइस आज कालिदास को ही जाना जाता है, मण बुद्धि कहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो आज विशेष है, ओके। उन्हें ब्राह्मणों ने विद्योत्मा नामक सुंदरी और विदुषी राजकुमारी का घमंड चूर करने के उद्देश्य से अपने साथ में लिया था ब्राह्मणों ने। अब अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल स्थान मिला था, ओके। तो ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट कर लोगे, एग्जाम में पूछता है कि कौन से वह कवि या कौन से वह साहित्यकार है जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, ओके। देन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी कालिदास जी ने। तो भैया इनने मुख्य रूप से 7 रचनाएं लिखी, कितनी, 7 रचनाएं लिखी। और इन 7 रचनाओं को आपको बिल्कुल यहाँ पे अपने माइंड में पूरा बैठा लेना है, क्योंकि यही आपको पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी 2 महाकाव्य के बारे में।
तो दो महाकाव्य उनके कौन कौन से, रघुवंश और कुमार संभवम। ओके, ये आप लोग नोट्स बना लोगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके गाइस, रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य थे और 3 नाटक थे। वो कौन कौन से थे, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय। ओके, विक्रमोर्वशीय, ये तीनों नाटक भी आपको याद में कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देन आपका अगला पॉइंट है इनके 2 खंडकाव्य। तो वो 2 खंडकाव्य कौन कौन से है गाइस, तो ये भी आपको याद में रखना है। ये जो आपके कालिदास के 2 खंडकाव्य, ये है आपके ऋतु संहार और मेघदूत। ये कालिदास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते साहित्यकारों में, और इन्हीं से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मालविकाग्नि मित्रम है उनकी पहली रचना है। ओके, जो शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। ओके, शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है आपकी मालविकाग्नि मित्रम, और इनकी पहली रचना है। कालिदास की ख्याति जिस कृति से मानी जाती वह आपकी है, यानी कालिदास फेमस अपनी किस कृति के लिए है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए है, जिसके आधार पर उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लोगे, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और विशेष कृति उनकी है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कालिदास अकादमी है आपकी 1977 में स्थापित हुई और उज्जैन में स्थित है, और कालिदास सम्मान जो देना प्रारंभ हुआ वो आपका 1980 से हुआ। ओके गाइस, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके कालिदास से संबंधित। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे हम अगले साहित्यकार की, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ओके गाइस, तो अगला साहित्यकार आपका है भवभूति। ओके, भवभूति ये पदमपुर के निवासी थे। तो गाइस आप लोगों को इनके बारे में स्थान याद रख लेना है। ओके, बहुत सारे साहित्यकारों का एग्जाम में स्थान पूछता है कि भवभूति कहाँ से संबंधित थे। तो भवभूति कहाँ से थे, पदमपुर के निवासी थे। दार्शनिकों के मध्य अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, प्रसिद्ध भवभूति कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबार के प्रतिष्ठित विद्वान थे। किसके दरबार के, यशोवर्मन के, और कन्नौज शासक के, वो भी है ना। देन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है आपको, इस तरह भवभूति का समय 7वीं ईस्वी सन का है। देन यहाँ पे इसकी रचनाएं याद रखना है बस आपको। ओके, इंपॉर्टेंट रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है। मालती माधव किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है भवभूति की। ओके, ये बार बार पूछी जाती है आपको, मालती माधव किसकी रचना है, तो भवभूति की है। देन यहाँ पे इसकी और रचनाएं क्या क्या है गाइस, तो ये है आपकी महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरितम। ओके, देन आपका अगला है इंपॉर्टेंट साहित्यकार, तो वो है बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट यहाँ पश्चिम बिहार के किसी गांव के विद्वान परिवार में जन्मे थे। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को, ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है आपको, जो हर्षवर्धन है उन्होंने बाणभट्ट की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको अपना राजकवि बनाया था। किन्होंने, हर्षवर्धन ने। अब यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती है हर्षचरितम, कादम्बरी, मुकुट और तादी तक। तो गाइस यहाँ पे 2 रचनाएं पूछी जाती आपके लिए कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो आपको बताना है बाणभट्ट की। कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की। ये दोनों रचनाएं आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लोगे। बढ़ते आगे, तो आगे आपके हैं मध्यकालीन साहित्यकार। मध्यकालीन साहित्यकार में कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका केशव। ओके, कौन, आचार्य केशव इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आचार्य केशव कहाँ से थे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सन 1555 में ओरछा के धनी ब्राह्मण परिवार में जन्मे केशवदास अपने शिष्य राजा इंद्रजीत के सिंह के दरबारी थे। तो यहाँ पे ये ओरछा से संबंधित थे और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। तो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर ले, किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, तो केशव को कहा गया। अब यहाँ पे इनकी रचनाएं आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। तो कौन सी रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, दोनों मुक्तक है। देन अगली रचना है रामचंद्रिका और वीर सिंह देव, दोनों प्रबंध है। और विज्ञान गीता, ये भी इनकी रचना है। रतन बावनी, जहांगीर रस चंद्रिका, नख निख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। तो आपको इंपॉर्टेंट रख लेना है कौन कौन सी रचनाएं
चलिए, बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको याद रखना कठिन होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट वाली बताएंगे बस हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों को आप लोग याद रख लोगे, और तीसरी रामचंद्रिका याद रखने की कोशिश करोगे। देन आपका अगला कवि हो जाता है भूषण। तो गाइस यहाँ पे भूषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तो उतना है ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं। आप लोगों को याद रखना है कि उनका जो काव्य है छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल का समकालीन प्रतीत होता है, यानी वो जो काव्य लिखते थे वो छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल के लिए लिखा करते थे, उनके संबंध में, उनके बारे में लिखा करते थे। जैसे उनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। ओके, ये सभी इनके मूल ग्रंथ नहीं है। देन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो गाइस यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके भूषण थे उन्होंने शिवराज भूषण लिखा है। ओके, और क्या लिखा है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक लिखा है। ओके, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे आपका लिखा है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये आप लोगों को याद में रख लेना है। देन अगला इंपॉर्टेंट आपका साहित्यकार है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, कवि पद्माकर 1753 में सागर के विद्वान तैलंग ब्राह्मण पंडित मोहनलाल भट्ट यहाँ जन्मे। पद्माकर का मूल नाम प्यारेलाल था। क्या था, प्यारेलाल था। देन पद्माकर सितारा, जयपुर, ग्वालियर आदि राज दरबारों में रहे। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका स्थान याद में रख लेना आपको कि कवि पद्माकर कहाँ जन्मे, सागर में जन्मे। देन उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो रचना कौन कौन सी रही है, हिम्मत बहादुर विरुदावली पहली रचना है जो वीर रस की है। जयपुर के महाराजा जगत सिंह के नाम पर लिखा गया। जग विनोद उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जग विनोद। ओके, अन्य रचनाएं उनकी है प्रबोध, पचासा, जयसिंह, विरुदावली, हिता उपदेश। ओके, आली जहां और गंगा लहरी तथा राग रसायन। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेटर तो होगा कि पद्माकर का स्थान याद रख लोगे। पद्माकर कहाँ जन्मा था, तो सागर में। ओके, बढ़ेंगे अगले साहित्यकार की ओर। अगला साहित्यकार है आधुनिक साहित्यकार की बात करेंगे हम लोग। आधुनिक साहित्यकार में सबसे इंपॉर्टेंट पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। ओके, जिनका जन्म 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 1889 को कहाँ हुआ था, बावई। ओके, बावई जो कि कहाँ है, होशंगाबाद जिले में है। ओके, अब माखन कहलाता है बावई आपका, और होशंगाबाद जिले में है। तो आपको पूछ लेगा प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ से संबंधित है, तो आपको बताना होगा होशंगाबाद जिले से, बावई में, ये आपको पूछ लेगा। देन उनकी आयु जो अल्पायु में विवाह हो गया, ये इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ओके, वे उसी समय अध्यापक भी बने, ये भी नहीं पढ़ना है हमको। आप पर स्वाधीनता संघर्ष का प्रभाव पड़ा, ये भी नहीं पढ़ना है। अगर याद रखना है तो वे गणेश शंकर जी विद्यार्थी के संपर्क में आए जो प्रभाव के संपादक थे। ओके, संपादक थे। 1919 में चतुर्वेदी जी कर्मवीर के संपादक बने। राजद्रोह के आरोप में जेल गए। आपने प्रताप का भी संपादन किया। अब यहाँ पे उनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हो जाती। ओके गाइस, आपको तो सबसे पहले वो कहाँ से संबंधित है, तो होशंगाबाद जिले से संबंधित है, ये याद रख लेना है। देन उनकी रचनाएं याद रख लेना है। पंडित चतुर्वेदी ने गद्य और पद्य दोनों में काफ़ी साहित्य में सृजन किया। प्रमुख काव्य की बात कर लेते तो हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, माता युगचरण, मरण जवार, धुजुरी, काजल आज रही, ध्रुव वलय। तो गाइस यहाँ पे आपको 2 रचनाएं याद रखना है, इतनी सारी तो नहीं याद रखना है। आपको एक याद रख लेना है, हिम कीर्तनी, दूसरी हिम तरंगिनी, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देन बात करें निबंध संग्रह उनके, तो साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, पाँव पाँव तथा नाटक में कृष्णा अर्जुन युद्ध प्रसिद्ध रहे हैं। अन्य रचनाएं कला का अनुवाद, कहानी और कहावत, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी। उन्होंने गद्य काव्य की नवीन शैली में रंगों की बोली लिखी। बिलासपुर जेल में, ये आपको ध्यान में रख लेना है, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है, तो बिलासपुर जेल में इन्होंने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, पुष्प की अभिलाषा। हे वनमाली मुझे उस पथ पर देना फेंक, ये थी उनकी लाइन। हे वनमाली
मुझे उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर जाते वीर अनेक। ये उनकी थी पुष्प की अभिलाषा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन वो कहाँ से, होशंगाबाद से संबंधित थे। बार बार आपको बता रहा हूँ, होशंगाबाद से यहाँ पे बिठा लो आपके माइंड में। ओके, बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, देखिए साहित्यकार तो बहुत सारे हैं, आपको कौन सा याद रखना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके गाइस, तो आपका गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित है। ये आपके कहाँ से संबंधित थे, 1917 में जन्मे और ये श्योपुर कला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ, श्योपुर में। उज्जैन, विदिशा, अमजेरा आदि मध्य प्रदेशों के स्थानों में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इससे कोई लेना देना नहीं, ये कहाँ जन्मे इससे लेना देना है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्मे। ओके, छायावाद के उत्तर काल से संबंधित श्री मुक्तिबोध को तार सप्तक का प्रथम प्रतिष्ठित कवि माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में देखेंगे तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है चांद का मुंह टेढ़ा। एक साहित्यिक डायरी, निबंध संग्रह, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दो रचनाएं आप लोगों को याद रख लेना है, फिर से मैं बोल देता हूँ। एक उनकी कामायनी, ओके, कामायनी एक पुनर्विचार है, और एक चांद का मुंह टेढ़ा, ये दोनों आप लोगों को याद में रख लेना है। ओके गाइस, और कुछ रचनाएं हैं जैसे सतह से उठता आदमी, काठ का सपना और विपात्र। ओके, अब बढ़ेंगे आगे हम लोग। आगे आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, महिला साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने, आपको याद होगा, बुंदेलो हरदोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके गाइस, सुभद्रा कुमारी चौहान सन 1904 में प्रयाग, कहाँ जन्मी वो, प्रयाग उत्तर प्रदेश में जन्मी। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कहाँ हुआ, खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर आकर कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का काम देखने लगे। तो गाइस, सबसे पहले याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था प्रयाग में, देन उनका विवाह खंडवा में हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। ये आप लोगों को इतनी पॉइंट याद रख लेना है। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लिया और जेल गई। माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से उनकी कविता चमक उठी। यद्यपि उसके बाद उनकी रचनाएं आई। यद्यपि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ भी लिखी, लेकिन मुख्य रूप से वे कवियत्री थी। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखना है। ओके, उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं, मुकुल एक है, बिखरे मोती, ओके, उन्मादिनी, ओके, उन्मादिनी, त्रिधारा सभा, ओके, एक थी त्रिधारा, दूसरी थी सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र जैसी अल्प रचनाओं ने ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया था। देन उनकी झांसी की रानी कविता ने तो कमाल ही कर दिया, यानी जो ये फेमस हुई, यह आपकी वो कविता थी कि बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता ने उन्हें फेमस कर दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। तो आप लोगों को याद रखना होगा उनकी कुछ मुख्य रचनाएं, जैसे बताया मैंने, मुख्य झांसी की रानी, ओके, बिखरे मोती, मुकुल, उन्मादिनी, त्रिधारा सभा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देन बढ़ते आगे कवि की ओर, तो आगे साहित्यकार आपका है बालकृष्ण नवीन शर्मा। ओके, बालकृष्ण नवीन शर्मा, तो ये जो है मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन्मे। कब, 8 दिसंबर 1897। तो आपको स्थान भर याद रखना है। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहाँ से थे, तो शाजापुर से थे। बालकृष्ण शर्मा पर गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रीयवादी गुरुओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन किया। उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे तो राजनीतिक व्यस्तता के कारण नवीन जी की साहित्यिक रचना के अनेक व्यवधान आए, तथापि उन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे उर्मिला उनका महाकाव्य है, तो ये याद रख लोगे आप, उर्मिला उनका महाकाव्य है और प्राणा अर्पण उनका खंडकाव्य है। कविता संग्रह की बात करें, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, उनका महाकाव्य उर्मिला को याद रख लेना है और खंडकाव्य प्राणा अर्पण को, और एक काव्य आपका उनको याद रख लेना है, वो है हम विस्पाई जन्म के।
ओके, बालकृष्ण नवीन शर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे आपका कवि आ जाता है हरिशंकर परसाई जी। ओके, तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते गाइस यहाँ पे। तो हरिशंकर परसाई जी है आपके, चलिए यहाँ पे देख लेते हम लोग। ओके, आपका हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। तो ये हरिशंकर जी का जन्म स्थान याद रख लोगे आप, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। आपने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। ओके, प्रहरी के भी संपादक थे। देन यहाँ पे आप लोग इसके बारे में इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्या याद रखना है, तो इनकी कविताएं कुछ इम्पोर्टेंट याद रख लेते हैं हम लोग। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ओके, निबंध संग्रह की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। देन आपका एक कहानी संग्रह है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। एक है आपका कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, इनके बारे में पूछता है हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रख लेना है। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद जिले में। बढ़ेंगे आगे की ओर गाइस, तो आगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हास्य कवि, इनको याद में रख लेना है, शरद जोशी जी। ओके, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। देन इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, ओके, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, ओके, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, एक गधा था मैं, एक गधा था मैं, और फिर ये आपका है मैं और केवल मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखना है, बस आपको उनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था शरद जोशी जी का। और कुछ इनकी है जैसे जीप पर सवार इल्लिया, सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी, तो ये आप लोग याद रख लेना। और ये याद रख लेना आप लोग एक गधा था मैं। ओके, एक गधा था मैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मुल्ला रमू जी। तो मुल्ला रमू जी इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको उनका स्थान याद रख लेना है। भोपाल में पैदा हुए थे, गुलाबी उर्दू की शैली मुल्ला रमू जी की अपनाई इजाद थी। गुलाबी उर्दू की शैली मुल्ला रमू जी की अपनाई इजाद थी। देन यहाँ पे देखिए थोड़ा खांसी आ रही है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये आपके मगरायर उन्नाव से थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रगतिवादी और छायावादी के कवि थे, प्रमुख रचनाएं उनकी है। और रचनाओं में इम्पोर्टेंट आपको क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इनकी रचनाओं से तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता नहीं और आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब यहाँ पे शिवमंगल से सुमन के बारे में याद रख लोगे, ये झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, स्थान याद रख लोगे। और प्रगतिवादी छायावादी कवि है। और इनकी जो कविताएं है वो है हिल्लो, इनकी एक कविता का नाम है हिल्लो, दूसरी है विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, तीसरी जीवन के गायन, चौथी विंध्य हिमालय, पांचवी माटी की बारात, छठवीं। तो यहाँ पे शिवमंगल सिंह का स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश से थे। बढ़ेंगे ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के बारे में इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ मैं। एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाया जा रहा है आपको। देखिए, एक तो पहला हो गया आपका अभ्यारण्य के बारे में, और अभी चल रहे हम साहित्यकार के बारे में मध्य प्रदेश के। तो इम्पोर्टेंट साहित्यकार हम लोग लेके आए। पहला है यहाँ पे आपका संत सिंगा जी। आपको पूछेगा संत सिंगा जी कहाँ से थे, तो आपको ध्यान में रखना है ये आपके तत्कालीन बड़वानी स्टेट, कहाँ से, बड़वानी जिले से थे। तो इनका स्थान याद रख लोगे, बड़वानी से स्थित थे। देन यहाँ पे क्या आपको पूछेगा कि संत सिंगा जी की जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना है खंडवा जिले में समाधि बनाई गई है इनकी। और यहाँ पे इनकी रचनाएं तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही पूछी जाती है। देन आपका अगला है जगनिक।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जगनिक का जन्म समय संवत 1230 में हुआ था। कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी जगनिक न सिर्फ कवि थे बल्कि योद्धा भी थे। ओके, अब यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट कविता जगनिक की याद में रख लेना, परमिल रासो और आलाखंड इन्होंने लिखा था। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे आपका है इसूरी। ओके, इसूरी साहित्यकार, ये आपका 1898 को मऊ रानीपुर झांसी में जन्मे थे। ओके, इनकी सबसे बड़ी देन थी फाग का आविष्कार। इसूरी, ओके, फाग का आविष्कार किया था इन्होंने, ये इनकी सबसे बड़ी देन थी। देन गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, चलिए आपके इतने ही इंपॉर्टेंट थे, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे आपकी बात कर लेते संगीतकार एवं नर्तक के बारे में। तो आपका जो संगीतकार सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका तानसेन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो तानसेन है उनका जन्म कहाँ हुआ था, बार बार पूछा जाता है। तो ग्वालियर, कहाँ, ग्वालियर जिले में हुआ था, और कहाँ पे, बेहट गांव में 1506 ईस्वी को जन्मे। इनका जो नाम था तन्ना मिश्रा था। ओके, पुराना नाम अभी तानसेन के नाम से जाना जाता है, इनका पुराना नाम अगर एग्जाम में पूछे तो तन्ना मिश्रा आपको याद में रखना है। बचपन से ही वे सूफी फकीर मोहम्मद गौस के संपर्क में थे। तो उनके गुरु का नाम क्या था, मोहम्मद गौस था। ओके, उनके आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ। गौस ने ही उनकी तुतली आवाज़ को ठीक किया था। उनसे प्रभावित स्वामी हरिदास ने उन्हें वृंदावन में संगीत की शिक्षा दी। पुनः गौस के सानिध्य में वे ग्वालियर आ गए और फिर मानसी की विधवा मृगनयनी से उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तानसेन रीवा के महाराज रामचंद्र के दरबार में थे। देखिए ध्यान रखना ये पॉइंट, तानसेन जब रीवा के महाराज रामचंद्र के दरबार में थे तब अकबर की भेंट रीवा आक्रमण के समय तानसेन से हुई और वह उन्हें अपने दरबार ले आए। तो अकबर के समय तानसेन उसके नवरत्नों में शुमार थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यद्यपि तानसेन संगीत के सातों रागों में प्रवीण थे, तथापि श्री राग भैरवी, राग मल्लाहार, राग दरबारी, राग दीपक उनका कोई सानी नहीं था। ओके, परंतु तानसेन को अमर बनाया राग दरबारी, तोड़ी मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार। ये आप लोगों को याद रख लेना है, इनकी रचनाएं क्या क्या है। तानसेन को अमर बनाया राग दरबारी, तोड़ी मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार ने। 1585 ईस्वी में दिवंगत तानसेन की समाधि उनकी इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ग्वालियर में बना दी गई। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बार बार बताता हूँ मैं आपका कि तानसेन की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। और सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि या मकबरा का हो 1900 यानी कितने में, हाँ, तो गाइस ये जो है आपका, इसका क्षेत्रफल आपका कुछ है 955 वर्ग किलोमीटर। ओके, इतने वर्ग किलोमीटर में आपकी बनी है समाधि इनकी। देन आप लोगों को याद में रख लेना है, अपने ही गुरु की समाधि के पास, मोहम्मद गौस के मकबरे के पास इनकी समाधि बनी है। ओके, जो कि ग्वालियर में है। तो इतना था इम्पॉर्टेंट इनसे, तानसेन से संबंधित बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन्हें डिटेल में पढ़े हम लोगों ने। ओके गाइस, ज़रूरी था ताकि एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। दूसरा, संगीतकार की बात करते हैं या नर्तक की बात करते हैं, तो ये आपका था, चलिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ओके गाइस, उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में याद रख लेना है आपको। ये त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में जन्मे। ओके, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कलकत्ता आकर हाबू दत्त से मिडल सीखा। अंततः उन्होंने मैयर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर मैयर दरबार की सेवा स्वीकार की। तो वो मैयर दरबार में अपनी सेवा दे रहे थे। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन वो त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में जन्मे, ये भी आप लोगों को याद में रख लेना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे गाइस, आगे क्या इंपॉर्टेंट है आपका, चलिए एक नज़र में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। आपका जो बधाई नृत्य है वो बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है।
राई नृत्य भी बुंदेलखंड में किया जाता है, ये आप लोगों को याद में रखना है। देन आपका चटकोरा नृत्य, जो आपका चटकोरा नृत्य है वह कोरकू आदिवासियों का नृत्य है जो कि निमाड़ में प्रचलित है। अब निमाड़ बोले तो कौन कौन से एरिया आ जाते, देखिए आपके दो निमाड़ है, एक तो पश्चिम निमाड़ और एक तो पूर्वी निमाड़। ओके गाइस, तो आपका जो पूर्वी निमाड़ है वो आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। क्या, खरगोन डिस्ट्रिक्ट को आपका पूर्वी निमाड़ कहते हैं और पश्चिम निमाड़ आपके खंडवा को कहते हैं। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आपका चटकोरा नृत्य ये कोरकू आदिवासियों का नृत्य है और निमाड़ में भी प्रचलित है। बात करेंगे हम टीना नृत्य की, तो बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला नृत्य आपका है विमला नृत्य, ये बैगा जनजातियों, ओके गाइस, किनके द्वारा, बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आपका इंपॉर्टेंट अगला है भगोरिया, कौन सा, हाट, भगोरिया हाट, क्या है, भगोरिया हाट है आपका, जो कि भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपका मटकी नृत्य मालवा का एकल नृत्य है। गोचो नृत्य गोंडों द्वारा किया जाता है। आपका बार नृत्य कंवर आदिवासियों का नृत्य है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे आपका है, चलिए देखते हैं आगे आपका क्या है गाइस। तो आगे आपका है लहरी नृत्य। लहरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो कंजर, बंजारों एवं शहरियों लोगों द्वारा किया जाता है। और ये आपका जो परधोनी नृत्य है यह विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की आगवानी के समय किया जाता है। अगला आपका है कानरा नृत्य, बुंदेलखंड में धोबी जातियों के द्वारा किया जाता है। ओके, ध्यान में रखना है आपको, बुंदेलखंड में धोबी जातियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, कानरा नृत्य। आपका अगला नृत्य है बरेदी नृत्य, ग्वाला और गुज्जर जातियों के द्वारा बरेदी नृत्य किया जाता है। ओके गाइस, चलिए तो गाइस यह थे आपके आज के इम्पॉर्टेंट जीके के टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगले वीडियो में लेके मिलेंगे हम लोग सभी पर्यटन स्थल जो कि एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और नए साथी हमसे ज़रूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश से जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है उनसे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो गाइस बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। पुनः मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।